दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। मैं लगभग 1:51 पर ये वीडियो बना रहा हूँ और शायद लगभग 2:30 बजे डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आज मैं चर्चा करूँगा भारत के एक उस हमले पर जिसके बाद पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर मौत को सामने देखकर अपने ऑफिस को छोड़कर भाग गया, और चर्चा करूँगा उस दूसरे हमले को लेकर जिससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका, चीन और रूस में भी जिसकी चर्चा हो रही है, और जिसके बाद पाकिस्तान में खतरे की घंटियां घनघनाने लगी और पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के पैरों में जा गिरी। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, कल आपने भारत की सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें भारत के डीजीएमओ ये राजीव घाई उपस्थित थे, जिसमें भारत की ऑपरेशन वायुसेना का जो 3 बड़े नायक थे, तीनों उपस्थित थे। डीजीएमओ राजीव घाई, नौसेना के 22 एडमिरल एएन प्रमोद और वायुसेना के एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद देश का मोरल हाई हो गया, सोशल मीडिया का ट्रेंड बदल गया। मैंने कल भी आपसे अपने वीडियो में कहा था, देश जो सुनना चाहता है वो सुन नहीं पा रहा है अभी तक सरकार की ओर से, कि जो प्रेस ब्रीफ हो रही थी वो बहुत 90 तुले शब्दों में बहुत शॉर्ट थी और लोग बेचैन थे। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। लेकिन फिर भी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, कुछ लोग हैं जो बिलाप कर रहे हैं। इनके बिलाप की चिंता मत करो। ये कौन लोग हैं? इनमें से 99% वो लोग हैं जिनकी वफादारी कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के प्रति है। कांग्रेस पार्टी के प्रति भी नहीं है, बस गांधी परिवार के प्रति है। देश के प्रति तो वफादारी का इनका मतलब ही नहीं है, इन्हें देश से को मिल रही है। तो फिलहाल मैं कहूँगा इग्नोर करो ऐसे लोगों को। समय मिला तो आपको शहबाज शरीफ का एक और बयान सुनवाऊंगा। कल मैंने आपको बताया था कि कितने बेशर्म लोग हैं ये। इतनी करारी हार के बाद भी जनता के सामने कह रहे हैं कि हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी। तीनों सेना अध्यक्षों को, आसिफ अली जरदारी को और नवाज शरीफ को बधाई दे दी। मैं आज उनका एक दूसरा बयान में सुनवाने की कोशिश करूंगा। कल मैंने एक और वीडियो सुना, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हमें चाहिए इंदिरा गांधी, और जो बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो इंदिरा गांधी ने किया वो कोई नहीं कर सकता, वो मोदी भी नहीं कर सकता। कल मैंने आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान की संसद का दिया हुआ एक वीडियो सुना, जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान भारत से जंग हार चुका था, पाकिस्तान की सेना जंग हार चुकी थी, टेबल पर जाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जुल्फिकार भुट्टो साहब, जो आसिफ अली जरदारी के ससुर भी लगते हैं, वो बातचीत के टेबल पर गए, और जिस इंदिरा गांधी के पास हमारे 90,000 से ज़्यादा सैनिक थे, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की सेना के कब्जे में थी, भुट्टो साहब अपनी कूटनीति से इंदिरा गांधी से अपने सारे सैनिकों को वापस ले आए और पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन वापस ले ली। हमें फख्र होना चाहिए जुल्फिकार भुट्टो पर। यह वीडियो मेरे पास फिलहाल नहीं है, वरना मैं ये वीडियो आपको सुनाता। तो खासतौर से जो लोग कह रहे हैं हमें चाहिए इंदिरा गांधी, उन्हें आसिफ अली जरदारी का ये वीडियो मिल जाए तो सुन लेना चाहिए। खैर, मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे कई बार कहा है, 9 और 10 की रात को भारत की सेना ने, वायुसेना ने करो या मरो का हमला कर दिया। रात 1:30 बजे पहला राउंड शुरू हुआ और लगभग 3:30 बजे दूसरा राउंड शुरू हुआ। जो दूसरा राउंड शुरू हुआ वो इतना घातक था जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। पूरा पाकिस्तान कांपने लगा, पाकिस्तान की सरकार कांपने लगी।
सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं पहले हमले का। आपने ये तो खूब सुना हुआ टीवी पर कि भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला करा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? ये बात कल के डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता लगी। देश को ये बातें थी पहले दिन पता लग जाती तो देश पहले से ही बहुत गौरवान्वित महसूस करता। उन्होंने 2 एयरबेस का खास तौर से जिक्र किया था कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी। मैं आपको बतला रहा हूँ, नूर खान एयरबेस ये इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर है और रावलपिंडी में स्थित है, और रावलपिंडी में ही सेना का मुख्यालय है। ये नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की सेना के मुख्यालय से सटा हुआ है, तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि कितना सिक्योर होगा ये हवाई अड्डा, क्योंकि सेना के मुख्यालय से बिल्कुल लगा हुआ है। इसके बगल में जो इस एयरबेस के बगल में जो सेना का मुख्यालय है, उसी मुख्यालय के अंदर पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष आसिम मुनीर बैठता है, और उसका ऑपरेशनल वार रूम उसी सेना के मुख्यालय में है। अचानक रात होती है, एक तरीके से भोर होने को होती है, और भारत जोरदार हमला करता है पाकिस्तान के इस नूर खान एयरबेस पर। और मैं आपको बता दूं कि नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से भारत ने हमला करा। हालांकि भारत के डीजीएमओ ने कुछ भी ये नहीं बताया है कि कौन से मिसाइलों से हमला करा गया। एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि मैं आपको ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि हमने अपने कौन से हथियार यूज किए, हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया ये बता दिया। एक पत्रकार ने पूछा कि पाकिस्तान के कितने लोग मरे, तो उन्होंने कहा हमारा काम ऑपरेशन अपने टारगेट को हिट करना था, वो हमने कर दिया, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। पाकिस्तान की सेना से कहो कि वो लाशें गिन के आपको बता देगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त थी कल। तो इस नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से जोरदार हमला करा। इस नूर खान एयरबेस की और क्या विशेषता है मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहीं से ही ड्रोन संचालित किए जा रहे थे, और यहीं से ही भारत पर हमला करने के लिए मिसाइलें गाइड की जा रही थी, मिसाइलों को डाला जा रहा था, यहीं से ही वो लॉन्च की जा रही थी। और यह तो बहुत छोटी बात है, नूर खान एयरबेस ही वो एयरबेस है जिस पर पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर स्थित है। मतलब परमाणु हथियारों का संचालन कहां से होगा? जहां से परमाणु हथियारों को संचालित किया जाना है, वो कमांड, वो सेंटर इसी नूर खान एयरबेस पे था। ये पाकिस्तान का मोस्ट स्ट्रेटेजिक एयरबेस था, और इस एयरबेस को खत्म होने का मतलब था कि पाकिस्तान की वायुसेना की संपूर्ण शक्ति का खत्म हो जाना। इस एयरबेस के खत्म हो जाने का मतलब था कि पाकिस्तान दुश्मन पर परमाणु हमला भी नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि बार बार पाकिस्तान युद्ध से पहले हम न्यूक्लियर स्टेट है, मरियम शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ तक, वहां के कोई विपक्षी नेताओं से लेकर आसिम मुनीर तक बार बार कहते थे हम परमाणु शक्ति है। और भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ी लॉबी है जो भारत की सेना को डराती थी, भारत की सरकार को डराती थी। मणिशंकर अय्यर ने कहा हमें पाकिस्तान से इज्जत से पेश आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है। मनमोहन सिंह डरते थे कि कहीं पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर वार न कर दे। वो न्यूक्लियर वार करने की जो क्षमता थी वो नूर खान एयरबेस पर थी, लेकिन भारत ने उस नूर खान एयरबेस को 10 तारीख की सुबह ही हमला कर दिया।
जैसे ही हमला करा, आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष है और जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, उसको लगा कि भारत की मिसाइलें मुझे ढूंढ रही हैं, और उसको लगा कि शायद भारत की सेनाओं ने मुझे टारगेट करने का फैसला कर लिया है, और उसे लगा कि उसकी आंखों के सामने भारत की मिसाइलों के रूप में उसकी मौत खड़ी है। वो अपने ऑपरेशन वार रूम को छोड़कर भाग गया और वहां से जो बंकर बना हुआ था उस बंकर में जाके छिप गया। इतना भयानक हमला था भारत की एयरफोर्स का, जिसमें स्कैल्प, हैमर और ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रयोग किया गया बताया जाता है। और 2 घंटे तक आसिम मुनीर उसी बंकर में छुपा रहा, डर के मारे कहीं भारतीय मिसाइलें मेरे जीवन का अंत ना कर दें। ऐसा हमला था 10 तारीख की सुबह भारत की एयरफोर्स का। जो आसिम मुनीर बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था कि पाकिस्तान की बुनियाद कलमा पे पड़ी हुई है, अपनी पीढ़ियों को बताना हम झुकने वाले नहीं हैं, 2 राष्ट्र थ्योरी की बात कर रहा था। लेकिन जब ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर उसके पड़ोस में गिरी तो उसकी आंखों के सामने उसकी मौत नाचने लगी, और वो भूल गया कैसा ऑपरेशन, कौन सा टारगेट, और ऑपरेशन रूम को छोड़कर भाग गया और बंकर में छुप गया। हालांकि भारत का टारगेट आसिम मुनीर नहीं था। यदि भारत की सेनाओं का टारगेट आसिम मुनीर ही होता तो हम 1.5 किलोमीटर पहले अपनी मिसाइल को गिरा सकते थे। मैं आपको बता दूं, आसिम मुनीर के मारे जाने से समस्या का समाधान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी जिसके अंदर परमाणु संचालन का केंद्र था, उसको नष्ट किया जाना जरूरी था, ताकि पाकिस्तान फैसला करने के बाद भी भारत पर परमाणु हमला ना कर सके। और भारत की वायुसेना ने, आपको बहुत खुशी होनी चाहिए, आपको भारत की वायुसेना पर गौरवान्वित होना चाहिए कि उस नूर खान एयरवेज को भारत की सेना ने तबाह कर दिया। मतलब यह था कि पाकिस्तान की कैबिनेट, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष यदि ये तय कर लेता कि अब मुझे दिल्ली पर, बम्बई पर, कलकत्ता पर या मद्रास पर बम गिराना है, तब भी वो बम नहीं गिरा सकता था। ये बहुत बड़ा हमला था। हमने भी बहुत बार सुना, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कल पता लगी। यही इंपॉर्टेंस तो देश जानना चाहता था। ये तो रहा, मैंने आपको बताया, नूर खान एयरबेस हमले का। यहां पर धड़ाधड़ मिसाइलें गिरी और पूरी पाकिस्तान की सरकार हिल गई। तुरंत पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सब लाइन पर आ गए, और तभी भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के जो हॉटलाइन थी, जिस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री सहित टॉप लोग उपस्थित थे, वहां एक मैसेज फ्लैश हुआ और उस मैसेज को भारत की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया। और वो मैसेज क्या था? वो मैसेज था कि हमारा परमाणु कमांड नष्ट हो गया है और अब भारत हमें तबाह भी कर सकता है। हम भारत पर कोई हमला करने में सक्षम नहीं होंगे। भारत पाकिस्तान की सारी परमाणु क्षमता नष्ट हो जाएगी, इसलिए तत्काल कुछ कदम उठाने की जरूरत है। और उसमें शहबाज शरीफ से कहा गया कि आप अब अमेरिका से संपर्क करिए। ये पाकिस्तान की हॉटलाइन पर मैसेज घूमा, जिससे इंडियन इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया। और इंडियन इंटेलिजेंस, भारत की सरकार, यह निश्चिंत हो गई
अब पाकिस्तान हमारे पर परमाणु हमला नहीं कर सकता। ये दुनिया का इतिहास का पहला केस है कि हमने परमाणु क्षमता वाले देश को उसके घर में घुस के मारा और उसके परमाणु उस एयरबेस पर ही पर तबाही मचा दी जिस एयरबेस पर परमाणु संचालन केंद्र स्थित था, जिस केंद्र के बगल में पाकिस्तान का ऑपरेशनल वार रूम था और उसमें पाकिस्तान के ऑपरेशनल वार रूम का मुखिया और पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर बैठा हुआ था। अब आप अंदाजा खुद लगा लें कि कितना महत्वपूर्ण था भारत की वायुसेना का यह हमला नूर खान एयरबेस पर। अब एक और हमला के बता रहा हूं आपको। यह हमला हुआ सरगोधा एयरबेस पर। यह पंजाब के सरगोधा एयरबेस पर है। सरगोधा एयरबेस कितना महत्वपूर्ण है और हमने इसके बगल में क्या कर दिया इस बारे में हालांकि मैं आपको बता दूं, सरगोधा के हमले को भारत सरकार ने स्वीकार किया है, लेकिन सरगोधा के बगल में क्या हुआ ये बात भारत सरकार ने स्वीकार नहीं करी। कल मैंने आपसे अपने वीडियो में हालांकि कहा था कि एक परमाणु स्थान पर हमले की बात आ रही है और मैंने कहा था कि अभी तक मुझे उसके बारे में कोई नहीं, लेकिन अब जब अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स भी दावा कर रहा है, कल रात अमेरिका के न्यूक्लियर साइंटिस्ट वहां पर पहुंच गए हैं, मिस्र से रेडिएशन सोखने का सामान लेकर विशेष जहाज पाकिस्तान में पहुंच गए हैं और उस जगह भारत के हमले के वीडियो सामने आ गए हैं। तो अब मैं उस कहानी को भी आपको बताऊंगा। हालांकि ये एक ऐसी कहानी है जिसे शायद आने वाले 20 साल तक भारत स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि स्वीकार करने की बात नहीं है। सरगोधा एयरबेस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके बगल में एक जगह स्थित है किराना हिल्स, और किराना हिल्स एक पहाड़ी एरिया है। किराना हिल्स क्या है पहले मैं ये आपको बता दूं। यह एक पहाड़ी केंद्र है। 1980 के दशक से पाकिस्तान किराना हिल्स की पहाड़ियों में उसने भूमिगत सारी सुविधाओं को डेवलप किया और परमाणु कार्यक्रम वहीं पर ही उसका संचालित हो रहा था, वहीं पर ही परमाणु बम बनाने की उसका सारा प्रोसेस चल रहा था। लगभग 69 वर्ग किलोमीटर में और 40 किलोमीटर की परिधि में यह क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें सुरंगों का जाल बिछा हुआ है और जमीन की बहुत गहराई में जाकर पाकिस्तान के वहां पर तमाम परमाणु फैसिलिटीज है। ऊपर से इस पहाड़ियों को ऐसा बना दिया गया है कि देखने से यहां पता ही नहीं लग सकता कि यहां पर कोई पहाड़ी है, वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। नो एंट्री जोन है जहां पर कि आप अपनी बात छोड़ दीजिए, कोई पाकिस्तानी टॉप ऑफिशियल्स भी बिना सरकार की इजाजत के एंट्री नहीं कर सकता। और इस किराना हिल्स की सुरक्षा के लिए उसके बगल में है सरगोधा एयरबेस। और मैं आपको बता दूं कि इस किराना हिल्स के अंदर पाकिस्तान के परमाणु बम रखे हुए थे और जहां परमाणु बम रखे हुए हैं वहां तक जाने के लिए 7 सुरंगें और 7 गेट पार करने पड़ते हैं। किसी एक गेट और एक सुरंग से कोई अंदर नहीं पहुंच सकता। 7 गेट हैं, 7 ताले हैं, 7 सुरंगें हैं। कहा यह जाता है, हालांकि यह बात अनऑफिशियल है, कि कुछ अमेरिका के परमाणु हथियार भी जरूरत पड़ने पर चीन का मुकाबला करने के लिहाज से
इसी किराना हिल्स पहाड़ियों के अंडरग्राउंड सुरंगों से निकलने के बाद जो स्थल बना हुआ है वहां पर रखे हुए हैं। और बता दूं, इस किराना हिल्स में क्या रखा हुआ है? चीन की खतरनाक M11 मिसाइलें, ये भी इसी किराना हिल्स में रखी हुई है। अब आप पूछोगे कि मैं किराना हिल्स को इतना क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि किराना हिल्स को ऊपर से ऐसा बना दिया गया था कि कोई बंकर बस्टर बम भी उसका बाल बांका ना कर सके। और उसको ऐसा बनाने में पाकिस्तान को अमेरिका ने भी सहयोग दिया था। हालांकि अमेरिका ओपनली कभी नहीं कहता कि उसने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में कोई सहायता करी है, लेकिन यह तक जाहिर है कि अमेरिका ने उस दौर में जब भारत से दुश्मनी चल रही थी और भारत और रूस के बीच में एक 20 साला सुरक्षा संधि थी, उस समय भारत को ध्यान में रखकर और चीन को ध्यान में रखकर अब पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु बम बनाने में सहायता करी थी। पाकिस्तान का अपना कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि AUQ खान जो पाकिस्तान का परमाणु वैज्ञानिक है वो चोर था, कोई वैज्ञानिक नहीं था। वो जाता था इधर उधर के लेबोरेटरी में और सामान चुरा के लाता था, और उसको चोरी करने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA मदद करती थी। तो पाकिस्तान का परमाणु बम पूरी तरह चोरी का है। खैर मैं इस पर बात नहीं कर रहा, वो सबको पता है कि उनका चोरी का बम। तो इस किराना हिल्स के ऊपर इतने मजबूत फर्श बनाए गए थे पहाड़ियों के रूप में ही कि कोई बम भी हिल तक न कर सके। लेकिन भारत की सेना ने किराना हिल्स पर 2 बम गिरा दिए। हालांकि भारत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, यह ऑफिशियल बात है, लेकिन अब इस बात को लेकर भारत के मीडिया से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दावा कर दिया है। चीन भी इस बात को लेकर चिंतित है और इजराइल और रूस तक चर्चाएं हो रही है। ये पाकिस्तान के लिए बेहद दूसरा खतरनाक हथियार था, क्योंकि पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस की सुरक्षा ऐसी कर रखी थी कि वहां कोई परिंदा भी पर न मार सके, और ऐसे ही सरगोधा और किराना हिल्स की सिक्योरिटी कर रखी थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन भारत के वायुसेना, जिस पर आपको फिर कह रहा हूं गौरवान्वित महसूस करो, बिना रोक टोक के, बिना किसी अवरोध के बहुत तेजी से बाज की तरह झपट कर नूर खान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस और किराना हिल्स तक पहुंच गई। सरगोधा एयरबेस पर जो एयर डिफेंस सिस्टम था, हमला इतना तेज और इतना सटीक था कि पाकिस्तान के पास सरगोधा एयरबेस में जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको जवाबी कार्रवाई करने का समय ही नहीं मिल सका। इतना अब आप लगा लीजिए ये कितना तेज खबरा हो। यहां पर कौन सी मिसाइलें यूज करी गई हैं, फिलहाल सिर्फ आशंकाएं हैं कि यहां पर भी भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया था। ब्रह्मोस इतनी तेज गति से चलती है कि उसको पकड़ पाना आसान नहीं है। यह अभी तक आपने कागजों पर सुना होगा, लेकिन सरगोधा और नूर खान एयरबेस पर यह साबित भी हो गया कि ब्रह्मोस को पकड़ना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं है। सरगोधा का एयर डिफेंस सिस्टम इससे पहले कि रिएक्ट कर पाता, ब्रह्मोस अपना काम कर चुकी थी। किराना हिल्स पर जैसे ही विस्फोट हुआ और कहा यह जा रहा है पहली सुरंग का पहला गेट ध्वस्त हो गया और पाकिस्तान की उस पहाड़ियों के ऊपर से भी जबरदस्त तरीके से धुआं उठने लगा। इसके वीडियोज फिलहाल अवेलेबल है।
इन हमलों ने पाकिस्तान को ये परमाणु धमकी को टाएं टाएं फिस कर दिया। और आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक पूरा पाकिस्तान समझ गया कि अब हमारे पास कोई प्रतिरोध नहीं है। पाकिस्तानी भारत ने अब परमाणु क्षमता का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। भारत अपनी मिसाइलों से पाकिस्तान को तबाह कर सकता है, पाकिस्तान में लाखों लोगों की लाशें बिछा सकता है। उसके बाद आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ अमेरिका के पैरों में गिरते नजर आए। और फिर बाकी सीज फायर का प्रोसेस हुआ, वो मैंने आपको बता चुका हूं। कल रात तक की रिपोर्ट यह है कि अमेरिका से विशेष विमानों से वो अधिकारी बहुत सारे उपकरण लेकर पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि वहां कोई न्यूक्लियर रेडिएशन तो नहीं हुआ है, क्योंकि इस तरीके की रिपोर्ट्स अवेलेबल है, लेकिन मैं अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं करता। ऐसी खबरें हैं कि वहां पर कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन एक्टिवेट हो गया, क्योंकि कल रात मिस्र का एक विमान उस सामान को लेकर पहुंचा है जो रेडिएशन को सोखता है। ये फिलहाल ऐसी बातें कभी कोई सरकार स्वीकार नहीं क्या करती, लेकिन अब ये बात काफी हद तक पुख्ता रूप से सामने आ रही है। तो दोस्तों, ये हमले थे, मतलब सरगोधा और नूर खान एयरबेस, जिसको पाकिस्तान ने ऐसा बना दिया था कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां भारत की वायुसेना इतने आराम से और इस तरीके से बेरोक टोक गई जैसे वो अपना ही एयरबेस हो और उसे जाके नष्ट करना है। अब आप लगा लो पाकिस्तान में कितने धमकी है, कितनी क्षमता है, लेकिन अफसोस है कि उसके बाद भी भारत के कुछ लोग पाकिस्तान से डरते थे और आज भी डर रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पर, और जो सरकार को डराने का प्रयास करते थे और कर रहे हैं, लानत है ऐसे लोगों पर। नरेंद्र मोदी ने, भारत की सेना ने बता दिया है, ये चेतावनी चीन के लिए भी है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, कि हमें बमों से डराने का प्रयास मत करना। हम तुम्हारी न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमले कर सकते हैं, यदि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है, और यदि कभी चीन हमारे ऊपर कोई वार करेगा तो हम चीन के परमाणु जखीरे को भी उड़ाने की हैसियत रखते हैं। चीन के परमाणु केंद्रों, परमाणु संचालन केंद्रों को भी उठाने की हैसियत हमारी सेना के पास है। ये हमारी सेना ने नूर खान, सरगोधा और किराना हिल्स पर हमला करके बता दिया। दोस्तों, मैं आज इन्हीं हमलों को लेकर आपके पास आया था, क्योंकि ये हमले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। मैंने कल, हालांकि इस पर कोई जिक्र नहीं किया, और कल आपसे कहा था कि मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन कल रात तक और आज दोपहर तक जिस तरीके से सूचनाएं आई और जिस तरीके से कल एयर मार्शल, वायुसेना के एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने सारे ऑपरेशंस के बारे में जानकारी दी, उसके बाद मेरा ही नहीं आपका भी सीना चौड़ा हो गया होगा। और मैंने कल कहा था, ये करा बहुत कुछ है, मैं लगातार कह रहा हूँ करा बहुत कुछ है, लेकिन बताया नहीं जा रहा, और हम कुछ छुपा रहे हैं। हमें अपने देश की जनता को अवगत करना चाहिए। फिलहाल देखता हूं एक प्रयास करके कि जो शहबाज शरीफ अपने देश की जनता को मूर्ख बना रहे थे कि हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी, अब चलते चलते मैं आपको उनका एक वीडियो भी सुनवाने का प्रयास करता हूं। हालांकि मेरे पास थोड़ा टेक्निकल फैसिलिटीज कम है, देखता हूं यदि आप तक अब बात पहुंच जाए। उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया, और मैंने शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को, मैं उन्हें जाहिल ही कहूँगा, खुशियां मनाते हुए देखा। दरअसल पाकिस्तान का एक माइनस पॉइंट यह है, पंजाब के अलावा जितने भी प्रांत हैं और पंजाबी कौम के अलावा जितनी भी कौम है, उनमें एजुकेशन का बहुत बड़ा अभाव है।
मैं नाम में लूँगा, लेकिन बहुत सारी कौमें पूरी तरह जाहिल है और उनको कोई बात समझ नहीं आती। बस वो मतलब जैसे पत्थरबाज लोग होते हैं भारत में, पत्थरबाज के 500 रुपये लिए पत्थर क्या है, वो सब इसी मानसिकता के लोग हैं। लेकिन पंजाब के लोग बहुत संपन्न भी हैं, पंजाब के लोग पढ़े लिखे भी हैं और पंजाब में ही पाकिस्तान ने अपने सारे फैसिलिटीज को स्थापित भी कर रखा। तो बाकी देश को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन शहबाज शरीफ ने क्या कहा, इस वीडियो को मैं आपको अपने मोबाइल से। मेरा दिल बहुत बोझल है जब मैं कहता हूं कि अगर यही हालात रहे तो जल्द पाकिस्तान दुश्मन के कब्जे में जा सकता है। हमारी सरजमीन, हमारी खुदमुख्तारी, हमारे ख्वाब सब कुछ खतरे में है। मैं अपने तमाम हमवतन से दरख्वास्त करता हूं, ये वक्त मायूसी का नहीं है, ये वक्त है अपने आखिरी पाकिस्तान को बचाने का, ये वक्त है कुर्बानी देने का। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अगर हम सब एक हो जाएं तो कुछ मैं आपसे एक निहायत संगीन और दर्दनाक हकीकत बयान करने जा रहा हूं। भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही है, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुर्की के अलावा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ना अरब दुनिया, ना चीन, ना ही कोई और ताकतवर ममालिक, सबने हमारी पुकार को नजरअंदाज कर दिया है। मेरा दिल बहुत बोझल है जब मैं कहता हूं कि अगर यही हालात रहे तो जल्द पाकिस्तान दुश्मन के कब्जे में जा सकता है। हमारी सरजमीन, हमारी खुदमुख्तारी, हमारे ख्वाब सब कुछ खतरे में है। मैं अपने तमाम हमवतन से दरख्वास्त करता हूं। मतलब शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं अरब देशों का कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, चीन हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था चीन हथियार देगा, कहेगा लड़ेगा। तो शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि चीन भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, अरब देशों का कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, बस तुर्की खड़ा हुआ। तुर्की ने अपना पोत भी भेजा था और उसने कहा खुद कि हम पीछे हट रहे हैं। यदि हमारे पास इंतजामात नहीं हैं, मतलात नहीं हैं, एमुनिशंस नहीं हैं और यदि हम पीछे नहीं हटे तो पाकिस्तान जल्द ही दुश्मन के कब्जे में होगा। ये बयान मेरा नहीं है, भारत की सेना का नहीं है जिसे आप अतिशयोक्ति मान सकते हो। ये बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। क्या अब भी आपको शक है? यदि अब भी आपको शक है तो जिसको शक है, बुरी लगेगी आपको, वो अपना डीएनए चेक करा ले, क्योंकि खुद शहबाज शरीफ कह रहा है कि यदि हम पीछे ना हटे, यदि हमने जंग ना रोकी तो पूरा पाकिस्तान दुश्मन के कब्जे में होगा। दोस्तों फिलहाल आज के बाद यही खत्म कर रहा हूँ, फिर आऊँगा किसी विषय को लेकर और फिर आपसे मुलाकात करूँगा और चर्चा करूँगा। जाना कहीं मत, देखते रहिए चर्चा का विषय और फिर चलते चलते हम नोट कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।